Today we are going to do database concepts. ठीक है, so this is another important topic जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है in your entrance exam. ठीक है जी, so let's begin. So सबसे पहली चीज आपके पास database concepts में आता है आपका word data. What do we mean by the word data? So ये जो डेटा है ये क्या है? So data can be anything. It can be a number, it can be a string, it can be true false, it can be a date, कुछ भी. ठीक है, so हम क्या कहते हैं इसको? Any raw facts or figures are said to be data. ठीक है, फिर हम उस डेटा को जब एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करते हैं तो उसको डेटाबेस कहते हैं. सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ organized data. ठीक है, so database is a collection of organized data और related data. So data आपस में related है, organized है, उसे हम database कहेंगे. ठीक है, so that is said to be your database. So data is raw facts and figures, and database is a collection of organized collection of related data. Right? So इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है? कि आपके पास आरडीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है. सो डेटाबेस तो हो गया ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, बट यू नीड अ सॉफ्टवेयर. आपको एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए जहां पर आप इस डेटा को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सको. ठीक है, सो दैट इज डीबीएमएस, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये तो एक बेसिक है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेसेस. तो ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है which is used to create and manage databases. तो डेटाबेसेस बनाने के लिए और मैनेज करने के लिए जो चीज यूज होती है उसे कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. कैन यू गिव मी सम नेम्स? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? सो वी हैव MySQL, जिनके पास 12th में कंप्यूटर साइंस या आईटी था उन्होंने ये पढ़ा होगा. उसके अलावा हमारे पास होता है Oracle, वी हैव DBase, वी हैव SQL सर्वर. इवन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट होता है MS Access. MS वर्ड जो है वो आपका डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए होता है. MS Excel इज योर स्प्रेडशीट प्रोग्राम. हाँ, फॉक्स प्रो इज ऑल्सो देयर. राघव, वेरी गुड. ऑब्सोलीट हो गया है, बट यस इट्स देयर. ठीक है, so we have MS Excel, which is a spreadsheet program. We have your MS PowerPoint, which is used to make PowerPoint presentations. And we have MS Access. MS Access is your database management system. राइट, सो ये हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं. अब इसमें भी स्पेसिफिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आर लग जाता है. आर का मतलब क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो वी हैव RDBMS. RDBMS is relational database मैनेजमेंट सिस्टम. आगे का तो सेम ही है. ठीक है, सो रिलेशनल का मतलब क्या है? यहां पर इस रिलेशन वर्ड का मतलब होता है टेबल. सो द वर्ड रिलेशन मीन्स टेबल. टेबल में क्या होता है? योर डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो टैबुलर डेटा आपका जो है वो मेंटेन होता है. डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो फॉर एग्जांपल, आई हैव स्टूडेंट डेटा, तो मेरे पास एडमिशन नंबर हो गया, नेम हो गया, वो कौन सी क्लास में है ये हो गया, उसके मार्क्स कितने हैं, जैसे कि 1568, नेम है अंकित, क्लास है 12th, मार्क्स है 95, समथिंग लाइक दिस. दिस टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड. ठीक है, वैसे तो आपसे कभी इतने अंदर जाके डिटेल में क्वेश्चंस आते नहीं है, बट सेफर साइड वी शुड डू द बेसिक टर्म्स ओवर हियर कि टेबल को क्या बोलते हैं? रिलेशन. किस चीज का टेबल है? स्टूडेंट. सो जिस चीज के बारे में डेटा स्टोर हो रहा है उसको हम कहते हैं एंटिटी. क्या कहते हैं? एंटिटी.
So entity is the topic or the subject about which you are storing the data in the table. So जिस चीज के बारे में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो एंटिटी हो गई। ये जो हॉरिजॉन्टल वाली है इसको आप रोज भी बोल सकते हो, टपल भी बोल सकते हो, या रिकॉर्ड भी बोल सकते हो। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज रो, टपल या फिर रिकॉर्ड। और ये जो वर्टिकल वाले हैं दीज कैन बी कॉल्ड एज कॉलम्स। ठीक है, इसको हम कॉलम बोल सकते हैं, इसको हम अपना फील्ड बोल सकते हैं, इसको हम एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। सो एट्रीब्यूट बोलो, कॉलम बोलो, फील्ड बोलो, एक ही बात है। सो ये टर्म्स याद रखनी है, ठीक है। सो कॉलम, फील्ड, एट्रीब्यूट आर योर वर्टिकल वंस एंड हॉरिजॉन्टल वंस आर रोज, टपल्स और रिकॉर्ड। ठीक है, अब इसके बाद कुछ टर्म्स और आती हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि वी हैव अ टर्म कॉल्ड कार्डिनैलिटी। सो कार्डिनैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रोज दैट इज टपल्स इन अ टेबल। तो एक टेबल में आपके पास कितनी रोज है? ठीक है, सो नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। एंड देन कम्स डिग्री। डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन द टेबल। तो आपके पास कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स इन द टेबल is your degree. That is called degree of the. So cardinality and degree आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए तो डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, like which of the following is the number of rows, then you have to tell कि cardinality is the number of rows। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हेडिंग वाली रो है वो काउंट नहीं होती। जैसे जिसमें आपने एडमिशन नंबर, नेम वगैरह लिखा था, सो जो हेडिंग रो है दैट इज नॉट काउंटेड इन द नंबर ऑफ रोज, वो कार्डिनैलिटी में काउंट नहीं होती है। ठीक है, कार्डिनैलिटी में सिर्फ आपका डेटा वाली रोज काउंट होती है और फिर आपके कॉलम्स तो होएगा। ठीक है, सो दैट इज कार्डिनैलिटी एंड डिग्री। फिर एक चीज होती है डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट। डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि एक कॉलम में क्या पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज आ सकती है। डोमेन of an attribute. So domain of an attribute is possible set of values. So possible set of values in a column. So एक कॉलम में क्या पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं उसे हम डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मार्क्स वाला कॉलम है तो इट कैन बी एनी होल नंबर फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, सो 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी होल नंबर जो होगा दैट विल बी अ पॉसिबल वैल्यू फॉर द डोमेन। ठीक है, वो आपके लिए एक पॉसिबल वैल्यू होगी। सो इट्स पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम, एग्जांपल मार्क्स विल बी योर डोमेन। समझ आया? जैसे नेम हो गया तो नेम का डोमेन क्या होगा? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स विद नो स्पेशल सिंबल्स इन इट, क्योंकि नाम में तो स्पेशल सिंबल्स नहीं होते ना। ठीक है, सो डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट हो गया। देन आपके पास इसके अंदर आता है प्राइमरी की क्या होती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। प्राइमरी की के टेबल में एक ऐसा कॉलम होता है जिसके थ्रू आप पूरी रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी बोलूं कि क्लास में आर्यन को बुलाओ, नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारी क्लास में एक से ज्यादा आर्यन हो सकता है ना, या एक से ज्यादा राघव हो। तो द नेम कैन बी रिपीटेड, सो इट इज पॉसिबल कि आपका जो नाम है वो रिपीटेड हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीटेशन ऑफ नेम। बट अगर मैं यहाँ पर एडमिशन नंबर ले रही हूँ तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर सेम होगा? ऐसा नहीं होगा। दोनों स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर यूनिक होगा और ना ही कभी ऐसा होगा कि मेरे पास एक स्टूडेंट हो जिसका एडमिशन नंबर है ही नहीं। ठीक है, सो प्राइमरी की इज that attribute or that column of the table which uniquely identifies a row in a table। ठीक है, it has to be unique and not
null. So it has to be unique and not null. So unique होना चाहिए, unique का मतलब है उसमें duplicate values नहीं हो सकती, and not null होना चाहिए मतलब it cannot be left blank. So it has to be unique and it has to be not null. ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट के लिए एडमिशन नंबर हो गया, बैंक के लिए बैंक अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपके व्हीकल के लिए आपका व्हीकल नंबर या फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो हो जाता है, ठीक है। हमारा आधार कार्ड नंबर हो गया पर्सन के लिए, पासपोर्ट नंबर हो गया जब आप इंडिया से बाहर हो, ठीक है। अंदर हमारा आधार कार्ड हमें आइडेंटिफाई करता है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर यूनिक एंड व्हिच इज देयर फॉर एवरीवन, सो वी कैन आइडेंटिफाई a particular record with the help of that. Another important thing is एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, ठीक है। अगर ये पूछ लेते हैं how many primary keys can be there in one table, so one table can have only one primary key. Always remember that. एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। जब हम प्राइमरी की बनाने जा रहे होते हैं तो उससे पहले हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉलम्स हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट कीज मतलब जो कैंडिडेट हैं प्राइमरी की बनने के। सो एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की। फॉर एग्जाम्पल एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, अब उसमें आपका कस्टमर आईडी भी यूनिक होता है, आपका ईमेल आईडी भी यूनिक होता है, आपका फोन नंबर भी यूनिक होता है, एंड यूजुअली ये तीनों चीजें प्रेजेंट भी होती हैं। तो दे कैन बी कैंडिडेट्स कि मैं इसमें से किसी को भी प्राइमरी की बना सकती हूँ, पर मैं उसमें से किसी एक को प्राइमरी की बना लेती हूँ और जो बच जाती हैं वो होंगी alternate keys. So these are the remaining candidate keys after selecting one of them as primary key. Then you have foreign key. Foreign key में क्या होता है? It is used to establish relationship between two tables. बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि foreign key is used to link two tables together. So it is used to establish relationship between टू टेबल्स। जैसे कि मान लो आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉय, उसमें एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर है कि एम्प्लॉय का आईडी क्या है, एम्प्लॉय का नाम क्या है, सैलरी क्या है, ठीक है। और उसके डिपार्टमेंट का नंबर स्टोर्ड है। ऐसे ही एक दूसरा टेबल है जिसमें आपके पास डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट की डिटेल्स है, तो वो डिपार्टमेंट नंबर दोनों में कॉमन हो जाएगा जिसकी हेल्प से मैं उसको लिंक कर पाऊंगी। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, सैलरी हो गया, और यहाँ पर है कि वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। ऐसे ही एक दूसरा टेबल है आपके पास डिपार्टमेंट, इसके अंदर डिपार्टमेंट का आईडी है, डिपार्टमेंट का नाम है। सो हमारे पास दो ही डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन और सेल। हम कुछ सेल करते हैं तो हम उसको प्रोड्यूस करेंगे और हम उसको सेल करेंगे, ठीक है। एंड वी हैव डिटेल्स ऑफ मल्टीपल एम्प्लॉयज ओवर हियर जिनका कुछ भी नाम है, कुछ भी सैलरी है, एंड वी हैव मेंशन्ड लाइक दिस। सो दिस सेज कि ये एम्प्लॉय ए कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, प्रोडक्शन में। तो ये डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पर ये फॉरेन की है। सो इट्स यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द टू टेबल्स। अब ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है, रिलेशनशिप्स में चार तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। इसको एंटिटी रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी। जैसे इस केस में अगर मैं डिपार्टमेंट टू एम्प्लॉय करूं, डिपार्टमेंट टू एम्प्लॉय क्या होगा, वन टू मैनी। एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं। अगर मैं एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट बोलूं तो वो मेनी टू वन हो जाएगा, मेनी एम्प्लॉयज कैन बी इन वन डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी चीज लेते हो मेनी टू मेनी लाइक शॉप एंड कस्टमर, वन शॉप कैन हैव मल्टीपल कस्टमर, one customer can go to multiple shops, है ना। So one customer can go to multiple shops and one shop can have multiple customers. That is said to be many to many. Then you have one to one over here. So one to one is कि exactly एक ही रिकॉर्ड मैच हो रहा होगा। जैसे हर क्लास का एक क्लास टीचर होता है और एक टीचर किसी एक ही क्लास की क्लास टीचर हो सकती है। ऐसे ही हर स्कूल का एक ही प्रिंसिपल होता है और जो पर्सन है वो किसी एक ही स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है। सेम पर्सन कैन नॉट बी प्रिंसिपल ऑफ टू स्कूल्स, राइट। सो दैट वुड बी वन टू वन
रिलेशनशिप। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो आप यहाँ पर याद रखोगे, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना होता, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक टर्म आती है मेटा डेटा। सो यू शुड नो व्हाट इज मेटा डेटा। मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। सो डेटा अबाउट डेटा, वेयर इज इट स्टोर्ड? इट इज स्टोर्ड इन डेटा dictionary. So data dictionary is a file which stores the data about data. Data about data means जैसे MPID है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे? It is the primary key used to refer to an employee. That is MPID. ठीक है? So it is MPID. So it is the primary key used to refer to an employee. सो आपने यहाँ पे डेटा बताया, डेटा के बारे में। सो एम्पाइडी इज अ डेटा, और उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आई एम गिविंग डेटा अबाउट डेटा। सो दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा, और डेटा डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हो। और ये जहां पर स्टोर होती है उस फाइल को हम डेटा डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है। सो जिस जगह पर हम इसको स्टोर करते हैं, इट इज कॉल्ड डेटा डिक्शनरी। अंडरस्टूड व्हाट इज डेटा डिक्शनरी? ठीक है। सो दैट्स योर डेटा डिक्शनरी। अब एसक्यूएल के बारे में पूछा जाए, कम चांसेस है, बट मेजरली क्या पूछा जा सकता है? फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल तो बता दो फटाफट से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वेरी गुड। सो दिस इज अ जनरल पर्पस क्वेरी लैंग्वेज जो किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करती है। इसको चाहे आप माई एसक्यूएल में यूज कर लो, चाहे आप इसको ओरेकल में यूज कर लो, चाहे आप इसको फॉक्सप्रो में यूज कर लो, वेरेवर यू वांट, आप किसी भी डीबीएमएस पे एसक्यूएल को यूज कर सकते हो। एसक्यूएल के मेजरली 4 पार्ट्स होते हैं: डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल एंड डीसीएल। DDL stands for Data Definition Language. इसमें वो सब कमांड्स होती हैं which are related to the structure of the table. टेबल बनाना है, टेबल के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं स्ट्रक्चर में, सो वो सब आपका इसके अंदर आता है। देन यू हैव डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर वो कमांड्स आती हैं जो आपके डेटा को मॉडिफाई करने के काम आती है। सो डीएमएल इज टू मॉडिफाई द डेटा इनसाइड द टेबल। इसके अंदर एक सिलेक्ट कमांड होती है जिसको आजकल हम डीक्यूएल में गिनने लग गए हैं। डीक्यूएल पहले इसका पार्ट ही नहीं था, बट नाउ इट्स अ न्यू एब्रिविएशन। सो दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज मतलब आप सिर्फ फेच करके देख रहे हो डेटा को। सो फेच करके देखना है तो उसके लिए सिलेक्ट कमांड यूज होती है, और उसको हम DQL के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। TCL इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। इसके अंदर दो ही मेन कमांड्स होती हैं: कमिट दैट मींस सेव, और रोल बैक जिसका मतलब होता है अनडू। सो आपको अगर कोई काम कैंसिल करना है, आप डीडीएल को तो कैंसिल कर ही नहीं सकते, डीएमएल कैन बी कैंसिल्ड। सो कैंसिल होता है रोल बैक से, सेव होता है कमिट से। दिस इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि हम किसी दूसरे यूजर को अपना टेबल एक्सेस करने देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो वी कैन ग्रांट सम एक्सेस और वी कैन रिवोक द एक्सेस। तो हम ग्रांट कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एसक्यूएल एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर हम ये बताते हैं व्हाट इज टू बी डन rather than telling how it has to be done. So क्या करना है वो बताओगे, कैसे करना है वो नहीं बताओगे, वो एसक्यूएल इंजन अपने आप करता है। एंड एसक्यूएल केस इनसेंसिटिव है, आप स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। वी कैन राइट एसक्यूएल इन एनी ऑफ द केसेस, वी कैन राइट इन कैपिटल स्मॉल एनी हाउ, ठीक है। सो ये एसक्यूएल का है, इससे ज्यादा डिटेल में आपको एसक्यूएल के लिए नहीं जाना है। सो दीज आर सर्टेन टर्म्स व्हिच यू हैव डन ओवर हियर। बाकी आपका जो फाइल सिस्टम जो था, वी हैड before databases there was a system called file organization to store the data. फाइल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि डेटा शेयर अच्छे से नहीं हो सकता था, डेटा सिक्योर नहीं था, डेटा को फेच करने में दिक्कत आती थी, ठीक है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम प्रेफर करते हैं यूजिंग
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बट ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन में भी आपके पास दो तरह की फाइल्स थी, एक थी सीक्वेंशियल फाइल और एक थी रैंडम एक्सेस फाइल। हाँ, सो आपके पास प्रॉब्लम आती थी रिडंडेंसी की। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। सो आपका सेम डेटा एक से ज्यादा जगह पर अगर स्टोर हो जाएगा, मान लो कि मैंने आर्यन का ईमेल आईडी स्टोर करवाया और दो जगह पे चाहिए था, तो दोनों जगह पे मैंने अलग अलग स्टोर किया, तो रिडंडेंट हो गया, सेम इंफॉर्मेशन दो बार स्टोर हो रही है। अब आर्यन ने बोला कि मेरा ईमेल आईडी चेंज हो गया, मैंने एक जगह पे तो मॉडिफाई कर दिया और दूसरी जगह पे मॉडिफाई नहीं किया, तो जब हम उसको ढूंढ रहे होंगे तो हो सकता है कि जो मॉडिफाई नहीं किया था मैं उसको फेच कर लूं, पर वो तो अब है ही नहीं ईमेल आईडी। सो उससे क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा हो जाएगी। सो रिडंडेंसी लेड्स टू इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। सो इनकंसिस्टेंसी तभी होती है जब रिडंडेंसी होती है, तो हम रिडंडेंसी ही रिमूव कर देते हैं ताकि इनकंसिस्टेंसी भी ना हो। दैट्स व्हाई वी वर्क ऑन डीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस में हमारे पास ये रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी हटाने के लिए नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि डेटाबेस कौन सी नॉर्मल फॉर्म तक होना चाहिए। सो अ डेटाबेस शुड बी अप टू 3 नॉर्मल फॉर्म। सो कोई भी डेटाबेस जो है, जो कि अच्छा डेटाबेस माना जाता है, इट मस्ट बी इन दी अप टिल बेसिक 3 नॉर्मल फॉर्म। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म उसके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन में बस मैं आपको ये बता रही थी कि सीक्वेंशियल फाइल और रैंडम एक्सेस फाइल होती है। सीक्वेंशियल में क्या होता है? एक के बाद एक रिकॉर्ड स्टोर होता है, पहला रिकॉर्ड है, फिर सेकंड रिकॉर्ड है, थर्ड रिकॉर्ड है, फोर्थ रिकॉर्ड है। रैंडम एक्सेस में ऐसा नहीं होता, कहीं पे भी स्टोर हो सकता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन डायरेक्टली जंप टू एनी लोकेशन एंड वी कैन फेच, बट प्रॉब्लम वही रहती है, शेयरेबल नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो वो सारे इश्यूज आपके यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, सो ये हो गई आपकी एक चीज। तो डेटाबेस कंसेप्ट में इतना ही है, बाकी जैसे जैसे एमसीक्यू करेंगे आपको और चीजें पता चलती जाएंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं। अब आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि मैम कंप्यूटर अवेयरनेस में हमारा रह क्या क्या गया। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड मेजरली मेनी ऑफ द टॉपिक्स। हम कल करेंगे सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर्स मतलब आपका जो सीपीयू है, जब वो अंदर काम करता है तो वो कुछ सेट ऑफ रजिस्टर्स यूज करता है, जैसे कि एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन डीकोड और फेच कैसे होती है, ठीक है, सो हाउ डू वी डू दैट, हाउ डू यू यूज डिफरेंट रजिस्टर्स फॉर डिफरेंट कैलकुलेशंस, उन रजिस्टर्स का पर्पस क्या है, उनका साइज क्या है। तो बेसिक अबाउट योर यू कैन से कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यू कैन से दैट। सो सीपीयू रजिस्टर्स बोल लो, या आप इसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोल लो, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। सो दिस वी विल बी डूइंग टुमारो। सीपीयू रजिस्टर्स आपके पास एक टॉपिक हो गया। इसके बाद आपके पास रह जाएगा इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सी का देखो एक ही क्वेश्चन जो हर साल आता है वो है हु डेवलप्ड सी लैंग्वेज। बता दो फटाफट से, किसने बनाई सी लैंग्वेज? एंड देन वी हैव डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो ये कुछ टॉपिक्स हैं, बाकी हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, डेनिस रिची, वेरी गुड। सो दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, इट कम्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर और एवरी ऑल्टरनेट ईयर, कि हु डेवलप्ड योर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इट वाज डेनिस रिची। ठीक है, तो हम सी करेंगे। हम डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, इन सब की डेफिनेशंस और इन सब की एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए। सो वी विल बी कवरिंग अप दैट। ठीक है, वो हम यहाँ पे करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स में। एक दिन में नहीं हुआ तो इट कैन टेक 2 days। सिमिलर वे सी को भी हम 2 दिन दे सकते हैं, नॉट अ बिग थिंग। कल ये हो जाएगा आपका सीपीयू रजिस्टर। तो इस वीक हमारा ये खत्म हो जाएगा। अगले हफ्ते हम इन दोनों और कोई छोटा सा टॉपिक में देख लूंगे, अगर कुछ रह गया, बट आई डोंट थिंक कि कुछ रहा है। बट अगर रह गया है तो वी विल बी कंप्लीटिंग दैट नेक्स्ट वीक। सो नेक्स्ट वीक आप ये लगा लो कि आज हमारी है 10th, 11th को है फ्राइडे। ठीक है, 11 + 7 18th को हो जाएगा आपका कोर्स खत्म। सो हमने अपना कंप्यूटर अवेयरनेस जो है, हमारा टारगेट डेट है 18th। सो 18th of April वी विल बी डन विद ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, अब आई होप कि 18th April तक आपके एग्जाम की डेट भी रिलीज हो जाए। सो 18th April तक अगर आपके एग्जाम की डेट रिलीज हो जाती है, आई विल गिव यू अ प्रॉपर शेड्यूल ऑफ वन शॉट्स एंड ऑल। क्विजेस तो हमारे शाम को चल ही रहे हैं, सो वी आर हैविंग द क्विजेस। सो अगले फ्राइडे तक तो इसी पैटर्न पे क्विज चलेगा, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फिर क्या करना है। अच्छा, डेट आ जाएगी तो भी अच्छी बात है, नहीं भी आएगी तो हम इसके बाद से शुरू कर देंगे मैथ्स।
मैं आपको पूरा मैथ्स नहीं करा सकती, पर जितने टॉपिक्स मैं करा सकती हूँ वो मैं आपको कराऊंगी। इंग्लिश जीके के क्वेश्चंस मैं आपको करा ही रही हूँ, एंड आई ट्राई टू अपलोड मोर वीडियोस अबाउट दैट। सो 18 अप्रैल के बाद, या अगर हमने नेक्स्ट वीक पहले खत्म कर लिया ये सी डेटा स्ट्रक्चर्स, तो पहले मैथ्स शुरू कर लेंगे। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही कंप्यूटर अवेयरनेस हो जाएगा, तो जो इजी टॉपिक्स हैं मैथ्स के, जो इजीली कवर हो सकते हैं, वो हम करेंगे अलोंग विद देयर एमसीक्यूज। ठीक है? दैट वुड हेल्प स्पेसिफिकली नॉन मैथ स्टूडेंट्स, जिनके पास ट्वेल्थ में मैथ्स था वो तो ये ऑलरेडी कर ही चुके होंगे। फाइन। सो दैट इज व्हाट इज माय प्लान। बाकी आपकी तरफ से कोई भी सजेशन हो, कोई आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक टाइप से यू वांट सम रिवीजन, यू वांट सम टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आप बता सकते हो। और हर क्लास में आप डाउट्स तो पूछ ही सकते हो, तो आप अपनी रिवीजन साथ साथ शुरू कर दोगे, और जो भी डाउट्स होंगे यू विल आस्क मी। मॉक टेस्ट बेटा, प्लीज सॉल्व द मॉक टेस्ट। अभी आप बता रहे हो किसी ने 2 किए हैं, किसी ने 5 किए हैं। अब जब ये सिलेबस हो जाएगा, तो आपके पास 30 मॉक टेस्ट ऑलरेडी ऐप के ऊपर है। 30 मॉक टेस्ट है वहां पे। 30 इंटू 30, 900 क्वेश्चन। 900 क्वेश्चन आर देयर फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस। सो प्लीज गो अहेड, सॉल्व दोज, एंड सॉल्व तब तक करो जब तक आपके ऑल करेक्ट आने शुरू नहीं हो जाते उसके अंदर। ठीक है? आपको हर बार 30 में से 30 मिलने चाहिए उसमें। सो वो मॉक टेस्ट का पर्पस ही यही है कि यू शुड प्रैक्टिस टिल द पॉइंट यू गेट 30 आउट ऑफ 30 इन ऑल द मॉक टेस्ट। उस मॉक टेस्ट को छोड़ो नहीं जब तक उसमें 30 में से 30 नहीं आते। और ये नहीं कि अभी गलत किया तो अभी कर लिया, नहीं। डू इट नेक्स्ट डे, ताकि याद भी तो रहे, अगले दिन तक पता चले कि याद है, जो गलती की थी वो याद है या नहीं। ठीक है? सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। एनी क्वेश्चंस? अभी कोई डाउट है? मैं और मॉक टेस्ट भी अपलोड करूंगी। सो माय टारगेट इज टू अपलोड मोर मॉक टेस्ट, बट नाउ आई ट्राई टू अपलोड दी होल, लाइक कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट। ठीक है? ताकि आपको अपने मार्क्स का आइडिया हो जाए कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे होंगे। हर सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, हर गलत के लिए 1 माइनस हो जाएगा। सो आई ट्राई टू पुट द फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। ठीक है? ताकि आप उससे पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। पूरा एडमिशन कब तक हो जाता है बेटा? लग जाता है जुलाई तक, जुलाई मिड तक। नॉर्मल आर्यन 12th 10th वाला ही। अभी देखो आपका एग्जाम होगा, लगा लो सेकेंड वीक ऑफ मई में। ठीक है? फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर जब आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होंगी। ठीक है? रिजल्ट आने के बाद पहले क्या होता था कि पहले काउंसलिंग के लिए अलग से फिर से पैसे देने पड़ते थे, और काउंसलिंग को ज्वाइन करना पड़ता था। पर इस साल ऐसा नहीं है। आपने जब फॉर्म भरा था, आपने तभी 2500 पे किए थे। दैट मीन्स आप काउंसलिंग की फीस पहले ही पे कर चुके हो। सो अब वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी जो लास्ट ईयर तक थी, कि कई बच्चे काउंसलिंग की फीस भरना भूल जाते थे और फिर वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। हाँ, तो हम 15 दिन का लेके चल रहे हैं राघव। अगर आपके 15 मई तक भी एग्जाम्स खत्म होते हैं, होपफुली आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट सेफर साइड। ठीक है? तो जून का महीना आपका काउंसलिंग्स में लग जाएगा, तो जुलाई से आपके कॉलेजेस जो है वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है? जुलाई आप अपने कॉलेज जाओगे। सो आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसीजर, सो डोंट वरी। ठीक है? जैसे जैसे जो जो चीजें आएंगी मैं आपको बताते रहूंगी। सो आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसीजर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है जी? सो इसको पढ़िए अच्छे से, अपनी तैयारी पूरी रखिए, सब अच्छा होगा। अच्छे कॉलेजेस में जाओगे। अभी मैं आपके लाइव सेशंस रखवाती हूँ। Let me talk to your seniors. ठीक है? So let's keep the live sessions with the seniors in MSIT, in WIPS। वो आपसे अपने अपने कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्होंने कैसे पढ़ा और एवरीथिंग। अच्छा है निखिल? So I'll call one student from the colleges, ताकि आप उनसे अपने questions पूछ सको। मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगी कब होगी वो लाइव, ताकि आप अपने डाउट्स या कॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अपने सीनियर से पूछ सकते हो, कि उनको कॉलेज कैसा लग रहा है। आपको आइडिया हो जाएगा उनके मुंह से सुन के डायरेक्ट कि उनका कॉलेज कैसा है, हाउ आर दे फीलिंग। बाकी बेस्ट कॉलेजेस जो हैं वो तो पता ही है सबको। तो बेस्ट कॉलेजेस का एक बार नाम बन जाता है, नाम बनने में बहुत टाइम लगता है, बट पर्सनल एक्सपीरियंस आप पूछ सकते हो स्टूडेंट्स से। ठीक है? चलिए जी। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।